हाँ जी, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है ना। जो पुरानी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं क्लास के बाद। ठीक, तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट करना है। नहीं, बहुत दिन पहले मैंने आपको बोला था कुछ काम करने को, वो आपने अगर किया होगा, बट टेंशन मत लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बेसिक जो है वो समझ में ना आए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कि टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में होंगी कि हाँ अगर ये ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, वो पहले मेरे दिमाग में भी आएंगे, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी देयर जहाँ पे आप हो कभी अभी। तो मैं भी पहले कभी वहाँ हुआ करता था, तो मेरे मन में जो सवाल आते थे वो उनसे, और ऐसा नहीं कि पहली बार ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो आपके मन में जो सवाल आएंगे वो पहले हम लोग के मन में आते हैं जब हम लोग वो चीज़ प्लान कर रहे होते हैं। ठीक, तो ऑल टुगेदर जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, ऑल टुगेदर उससे बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही, मतलब एक ऐसी चीज है कि आप पास्ट में घुसे हुए हैं और एक ऐसी चीज है जो प्रेजेंट और फ्यूचर को बताती है। ठीक, इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अभी तक जो आप पढ़ रहे थे इट इज ऑल अबाउट पास्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट्स तो दोनों जरूरी होते हैं ना। पास्ट भी जानना जरूरी होता है, बिकॉज आंसर लाइज इन पास्ट ओनली। और प्रेजेंट जो होता है उसमें हमें जीना है, फ्यूचर जो होना है उसको फ्लरिश करना है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो पहला जो सवाल उत्पन्न होता है कोई भी चीज पढ़ने से पहले, ठीक है, वो ये होता है कि व्हाट इज साइंस। ठीक है क्या बड़ा होगा ना आपने, 6 क्लास से इट हैज बीन स्टार्टेड इन योर कोर्स। पहली बार शायद 6 में ही पढ़ते हैं ना अपन, उसके पहले भी आता है, 5th में आ जाता है। बट 5th वगैरह में क्या होता है, ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल साइंसेस, है ना। तो उसके बाद फिर 6 क्लास से हमें साइंस पढ़ाया जाता है। व्हाट इज साइंस? ओके, विच इज इन यूनिवर्सल, okay, universally accepted. There are many things which are not proved. ठीक है, and there are many theories. ठीक है, before like getting into the sciences, एक word जो है वो बार बार, मतलब जब आप साइंस पढ़ेंगे, खासकर जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एंटर करेंगे, इट इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको पढ़ना एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही टफ होता है, सबके समझ में नहीं आता है वो। ठीक, इवन द साइंटिस्ट जो थे, ठीक, कभी आपने सोचा होगा ना कि जैसे ये लाइट है, पहले लाइट नहीं थी, फिर लाइट डेवलप हुई। जब लाइट डेवलप हुई तो बहुत सारे लोगों ने थ्योरी बनाई। आपने सुना होगा दैट लाइट हैज डुअल नेचर, है कि नहीं, कि ये लाइट जो है ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल और इट बिहेव्स एज अ वेव ऑल्सो, है कि नहीं। और यू मस्ट हैव हर्ड कि ये जो ट्यूबलाइट है इट इज़ नॉट कंटिन्यूसली इल्यूमिनेटिंग। ठीक है, ये बीच बीच में बंद होती रहती, जलती रहती, बंद होती, जलती रहती। बट बात यह है कि हमारी जो पलकें झपकती हैं उसका जो टाइम है वो 10 माइक्रोसेकेंड्स का होता है, और ये उससे जल्दी हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता। तो यूनिवर्सली जो चीज़ें एक्सेप्टेड हैं या जो भी नोन है, साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। ठीक, और हमेशा, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो नहीं, आपको यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ठीक, बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट साइंस, कि साइंस का मतलब ये नहीं होता है दैट वी शुड फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। ठीक है, हमें कभी भी इसके आंसर्स जो हैं, जो भी हम फैन कैसे चल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स है, स्पेस है, तो हमेशा इस साइंस को पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें वी शुड गेट ऑल द आंसर्स। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि द होल पर्पस ऑफ स्टडिंग साइंस इज परसूट ऑफ आंसर्स, या फिर परसूट ऑफ रियलिटी।
हम कभी जो सही आंसर है, जो सच है, जो रियलिटी है, शायद उसको कभी जान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो साइंस का मतलब ये होता है कि परसूट ऑफ रियलिटी या परसूट ऑफ आंसर, जो भी आंसर क्वेश्चन हमारे मन में है उस आंसर की तरफ हम लोग बढ़ सकें। ठीक, हो सकता है आंसर लाइज हेयर, ठीक है, कुछ टाइम बाद जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो आंसर जो है वो यहाँ पहुंच चुका होगा, बिकॉज यूनिवर्स इज इवॉल्विंग एट एवरी माइक्रो सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं ना, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हमारे यूनिवर्स का, एटमॉस्फेयर का एंट्रोपी हर मोमेंट चेंज होता रहता है। और अगर आपकी बात की जाए तो आप क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैश, ब्लड एंड बोन। और अंदर चले जाएं तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और एटम्स इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। ये हमको तो ये भी नहीं पता है कि वो एटम जो है वो ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है कि ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, या फिर कभी इस बार ऐसे घूमता है, एक बार ऐसे घूम जाता है। ठीक है, अरे भाई बैठो। ठीक, तो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ओनली। और ये जो फाइंड आउट करने वाले इंसान थे पहले, वो पहले इंडिया में थे। ठीक है, जिन्होंने फाइंड आउट किया था कि देयर इज अ पार्टिकल कॉल्ड एज अणु। ठीक है, एंड देन उसके बाद परमाणु। ठीक, तो इंडिया में इसकी खोज हो गई थी। ठीक, और डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो ऐसा नहीं कि यहाँ से तुरंत डेवलप हो जाता है। ठीक, 1700 इन इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी साइंस था। ठीक, और चीज़ें धीरे 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 डेवलप होती हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगर हम लोग चले जाएं, ठीक, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था? क्या? फायर साइंटिफिक डेवलपमेंट ही तो था, है कि नहीं? फायर वॉज द फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन साइंस वॉज फायर। उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है कि नहीं? सेकंड क्या था? व्हील बोल सकते हैं। उसके बाद और देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना कि आप स्विच दबाएंगे और लाइट जल जाएगी, पंखा चल जाएगा। जब तक आज तो आपके लिए इट इज अ नॉर्मल थिंग ना, कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, बट उस टाइम का सोचिए जब लाइट वगैरह था ही नहीं। ठीक है, इट वॉज नॉट देयर, और उस समय ऐसा कुछ डेवलपमेंट होना, इट वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है कि नहीं? तीसरा जो चौथा अचीवमेंट जो हुआ वो हुआ इंटरनेट। बट इंटरनेट में भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ही यूसेज है, अगर वो नहीं है तो इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग नहीं मान सकते, इसको डेवलपमेंट मान सकते हैं, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट तो नहीं मान सकते। बट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेक शिफ्ट चेंज हो जाएगा वर्ल्ड में। ठीक है, मेक शिफ्ट, जो अभी आप सोच रहे हैं कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, हो सकता है कल को वो पॉसिबल हो। ठीक, कई बार हम लोग बोलते हैं ना दैट वी आर राइटिंग आवर ओन स्टोरी ऑफ डूम्स डे, तो मे बी इट इज पॉसिबल। ठीक है, जब एआई पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डेवलप हो जाए, टेक्नोलॉजी जब डेवलपमेंट हो जाए, तो यहाँ पे ह्यूमंस हो ही ना, या ह्यूमंस कैन चेंज इनटू रोबोट्स एंड ऑल, या फिर ह्यूमंस आर रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होगा। ठीक, हो सकता है हम उसको देखने के लिए बचे ना, तो अगली बार जब लोग, जो अगली जनरेशन होगी वो तैयारी करेगी। तो क्वेश्चन लाइज हेयर कि व्हाट इज साइंस। साइंस इज बेसिकली, बचपन में जो हम पढ़ते थे, स्टडी ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, स्टडिंग ऑफ सराउंडिंग एंड इट्स प्रोसेसेस दैट आर हैपनिंग इन द नेचुरल वर्ल्ड। सिंपल सी डेफिनेशन यही थी। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस में, अगर आपने बचपन में पढ़ा है तो इट इज़, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टूल्स, डिवाइसेस और नॉलेज, so that we can enhance whatever is being given to us। सपोज हमें कुछ भी गिवन है, उसको एक रिफाइंड वे में हम लोग यूज कर सकें, जिस प्रोसेस से या जिस मेथड से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी।
ठीक। तो बेसिकली साइंस एंड टेक और फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव वो आपको इतना सब डिटेल में नहीं जाना है ना, आपको ये सब नहीं पढ़ना है कि ऐसे हम लोग क्या करेंगे, विंड पाइप फूड पाइप बनाएंगे, फिर ऐसे लंग्स बनाएंगे, फिर यहाँ पे स्टमक बनाएंगे, है ना, ये सब नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक। यूपीएससी जो है वो इट नेवर आस्क सच क्वेश्चंस। हाँ, एमपीपीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत आ जाते हैं, बट यूपीएससी इज मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूपीएससी का फोकस जो है वो किस पे है, प्रेजेंट एंड दी फ्यूचर। ठीक, वो बेसिक साइंसेस वाला जो पार्ट है यूपीएससी उससे ज़्यादा डील नहीं करता। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले अब इस बार का पेपर हम लोगों ने साइंस वाला जो पोर्शन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। कोई बता सकता है कितने क्वेश्चंस थे साइंस से? कई बार डिफिकल्ट होता है ये फाइंड आउट करना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड फ्रॉम द साइंस सेक्शन। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट जो है इट ओवरलैप्स विद ज्योग्राफी, समटाइम्स इट ओवरलैप्स विद ईवीएस, और समटाइम्स करंट अफेयर्स की कुछ जो चीज़ें होती हैं वो भी इसके साथ क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। समटाइम्स इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये चीज़ जो है ओवरलैप हो जाती है। ठीक, तो साइंस एक ऐसा चीज है जो विच वी कैन नॉट इग्नोर, इट इज अ नेसेसरी थिंग इन आवर लाइफ। ठीक, तो सब्जेक्ट्स में भी वी कैन नॉट इग्नोर यूनिवर्स और स्पेस। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, जब हम अर्थ ये सब की बात करते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। ठीक, और जब हम साइंस में स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी वही सारी चीजें। ठीक, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक, जैसे जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अब वो एग्रीकल्चर का भी पार्ट है, वो साइंस का भी पार्ट है। ठीक है, आप उसको इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं, आप उसको ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, और आप उसको साइंसेस में भी पढ़ सकते हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे लिंक्ड है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कोरोना याद होगा ना आपको, वैक्सीनेशन के टाइम पे आईपीआर पे बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। ठीक, तो ये क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन से का ही टॉपिक है, डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। ठीक, तो ये सब पे बात भी करनी है। तो बेसिकली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए दैट हाउ मेनी क्वेश्चन अपीयर इन द पीटी एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, मेंस एग्जामिनेशन में आपको पता ही होगा दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कवर्ड अंडर GS3। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो, और कितने मार्क्स का लगभग GS3 में प्रपोर्शन रहता है साइंस एंड टेक का, मैक्सिमम जो है वो 75 मार्क्स मैक्सिमम, एंड मिनिमम जो है वो आपका 50 मार्क्स। ठीक है, इतना पार्ट जो है वो साइंस को एलोकेटेड होता है। तो 50 मार्क्स या 75 मार्क्स का अगर मैं बताऊं तो पहले मेंस का देखा जाए तो मैक्स टू मैक्स 2 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मेंस। ठीक है, 2 से 5 क्वेश्चंस जो हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देन पीटी में इफ आई टॉक तो मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 14 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक, अच्छा ये चीज़ जब हम पढ़ते हैं कि 9 से 14 क्वेश्चंस आते हैं, वी नेवर कैलकुलेट द थिंग्स रीजनेबली तरीके से। बट रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था जिसका शायद सिलेक्शन नहीं हुआ, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। उसने मेरे को बोला कि सर 18 क्वेश्चन तो हिस्ट्री में से ही थे, तो 18 के 18 सही हो गए मेरे। ठीक, तो उसने जब ये स्टेटमेंट बोला मेरे से, देन आई रियलाइज कि इतनी कोई बहुत सही बात है यार। हमको ये ध्यान दिख रहा है 9 से 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, बट 9 से 14 क्वेश्चन में अगर आप 14 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो आपको 28 मार्क्स मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग 28 मार्क्स। ठीक है, और कट ऑफ यूजुअली 90 मार्क्स के अराउंड रह रहा है पिछले 2 बार से, है कि नहीं। अब 90 और 28 90 का कितना परसेंट होगा, 30% नियर अबाउट। मतलब 30% ऑफ द मार्क्स यू आर गेटिंग इफ यू आर एबल टू सॉल्व 14 क्वेश्चंस। समझ, तो प्रीलिम्स में इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। कई बार क्या होता है कि पीटी में इट इज साइंस एंड टेक इज नॉट बीन आस्क्ड इन अ डायरेक्ट मैनर। ठीक,
बट करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक होता है उसमें कहीं ना कहीं ये आपको क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। ठीक, जैसे कि 2 से 5 क्वेश्चन आपके, अगर आपको साइंस का नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 2 to 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब वो कैसे है, वो जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था एक कौन सी योजना थी, लाडली बेटी योजना, है ना। तो वो क्वेश्चन अब वो साइंस का भी हो सकता था, इकोनॉमी का भी हो सकता था। अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हुआ है तो ऑलरेडी आप वो क्वेश्चन कर लोगे, उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ऑक्टेन नंबर का नाम सुना है कभी आपने? कभी कभी भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको गाड़ियों वाड़ियों की ज्यादा नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो? मैकेनिकल इंजीनियर कोई है? कोई नहीं है? ये कभी नहीं सुना आपने ऑक्टेन नंबर? हाँ, पेट्रोल कितना? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, इट इज द ग्रेडिंग ऑफ पेट्रोल। अब आज जब आप, अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना, आज ज़्यादा क्लास तो लंबी नहीं होगी, बट आज ये जो क्लास होगा इस समय आपको बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट सुनने को मिलेंगे जो आप अभी तक सुनते आए हैं, या जो चीज़ों को यूज़ करते आए हैं बट उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। यू आर सराउंडेड बाय दोज थिंग्स बट उसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक, तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हाँ भाई, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा इसका ये इंपॉर्टेंस होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक, जैसे 5G आ रहा है। ठीक है, 5G अभी भोपाल में वो हो गया क्या, शायद एयरटेल ने शुरू कर दिया है, बोर्ड तो लग गए उसके, बट आर वी रियली गेटिंग 5G स्पीड? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी उसके जो एंटीनाज हैं वो हर जगह लगाए नहीं गए हैं। एंड 5G विल नॉट वर्क। सपोज मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है, उसमें एटलीस्ट आपको 2 एंटीनाज चाहिए, नहीं तो 5G ढंग से वर्क नहीं करेगा, 5G 4G ही रहेगा। ठीक है, हाई स्पीड के लिए अभी बड़े बड़े टावर्स जो हैं वो हट जाएंगे। ठीक, और बेसिकली इसको 5G को क्यों लेके आया जा रहा है, ताकि क्या हो जाए, हमारी लेटेंसी कम हो जाए। लेटेंसी समझते हो क्या? क्या आपने कमांड दिया और कितना टाइम लग रहा है उस चीज को अपीयर होने के लिए। जैसे आपको कोई वीडियो देखनी है, सॉन्ग देखना है, कौन सा अभी कोई नया सॉन्ग कोई आया है? कोई भी गाना बता दो यार। वो एक गाना चल रहा है ना, तू कहे तो चांद ले आऊं, ऐसे कुछ के कुछ। सपोज आप यूट्यूब पे गए और आपने कमांड दिया, कितना टाइम लग रहा है उस सर्च को अपीयर होने में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, अभी कितना होता होगा, 10 से 20 सेकंड लग जाते होंगे। 5G स्पीड में इट विल टेक नियर अबाउट 1 to 2 सेकेंड्स। ठीक, अभी आपको स्पीड कितनी मिलती है मैक्सिमम? 1 सेकंड में 100 में मिल जाती है। हाँ, ब्रॉडबैंड में मिल जाती है। ठीक, हम लोग मतलब नॉर्मल फोन्स की बात कर रहे हैं, 5 to 10 MB/सेकेंड, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलती है। ठीक है, बट 4G का प्रॉमिस क्या था? 4G का प्रॉमिस था दैट यू विल बी गेटिंग 1 GB/सेकेंड। ठीक है, एंड 5G का प्रॉमिस क्या है, दैट यू विल बी गेटिंग 10 GB/सेकेंड, कि आपको 10 GB डेटा मिल जाएगा 1 सेकेंड में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये नहीं कभी पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब साइंस का ही पार्ट है। ठीक, शायद इससे पहले आपको ये सब नहीं पता होगा कि भाई सब 5G 4G में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों इसको ले आया जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, ये आपके लिए नहीं है, आपको इतनी स्पीड की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसको है? नीति आयोग को। ज़रूरत किसको है? RBI को। ठीक है, जो ज़रूरत किसको है? DRDO को। ठीक, इसरो को। उनको ज़रूरत है, जहाँ पे जिनको बड़े बड़े ट्रैकिंग करनी है कि पाकिस्तान अगर बॉम्ब छोड़ रहा है तो हम लोग अपना एंटी मिसाइल लगा के, एंटी ड्रोन मिसाइल लगा के उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए इसकी जरूरत है। तो इट इज ऑल अबाउट साइंस। तो पीटी में 9 to 14 क्वेश्चन, मेंस में 2 to 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के लगभग 2 से 5 क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट सिलेबस, कि सिलेबस क्या क्या है इसका जो हमको इसमें कवर अप करना है। ठीक, तो सिलेबस में लगभग 10 से 11 टॉपिक्स हैं। ठीक,
फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है साइंस एंड टेक। इन इंडिया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका है एनर्जी। अब एनर्जी मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ऑल सॉर्ट ऑफ, ठीक है, फ्यूल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एवरीथिंग इज देयर, ठीक। एनर्जी के बाद वी हैव स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के बाद वी हैव इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद वी हैव डिफेंस, ठीक। डिफेंस जो है वो बहुत ही माइन्यूट सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, बट फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा ये। देन वी हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, देन नैनो साइंस, ऊपर वाले लिख ले रहे हैं दो। इसके बाद नैनो साइंसेस के बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, then we have health and diseases, after health and diseases there are some topics like IPR, means intellectual property rights, ठीक है। और इसके बाद we have particle physics, particle physics, and the last topic जो होगा वो आपका होगा miscellaneous, ठीक है। तो दिस इज द होल सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस यही है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स। हाँ, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो अभी क्या क्या रिसेंट डेवलप हुए हैं, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। टॉकिंग अबाउट एनर्जी, सो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, ठीक है, बायोमास, ठीक, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें एनर्जी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। स्पेस साइंस में what we'll be talking about, we'll be talking about the satellites, ठीक, we'll be talking about the GPS system, ठीक, launch of satellite means launch vehicles and all, we'll be talking about rocket science, ठीक, how rocket work, ठीक, ये सारी चीज़ें हम स्पेस में पढ़ते हैं। Talking about information, communication and technology, so there are a lot of things like IoT, Internet of Things, extended reality, जो वाली चीज़ें हैं वो इसी के टॉपिक के अंदर आएंगी आपके, ठीक। इसी में हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग आईटी, कंप्यूटर्स, लैन वैन टैन, ये सब की बात करते हैं, ठीक, किस तरीके से नेटवर्क्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक। देन डिफेंस में विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स। अब इसमें क्या है कि सैटेलाइट तो हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे, व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, एक्चुअली ये 3 टॉपिक जो है एक दूसरे से को रिलेटेड, इनको अलग से पढ़ा ही नहीं जा सकता। एक आप पढ़ोगे, दूसरा उसमें यूज होगा, दूसरा वाला तीसरे में यूज होगा, ठीक। इंफॉर्मेशन और डिफेंस दोनों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिसाइल सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक। अभी रिसेंटली देखो क्वेश्चंस मिसाइल से अपीयर इसलिए होते हैं बिकॉज रशिया जो है हर टाइम पे यूक्रेन में कहीं ना कहीं मिसाइल छोड़ के, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, डैम डिस्ट्रॉय कर दिया एक, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज में देयर इज अ फ्लड, ठीक। अब वो मिसाइल कौन सी थी, बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, बनाते के कैसे हैं, लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज करते हैं, इंडिया कितना डेवलप कर चुका है डिफेंस में, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी किसी को मालूम है क्या दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल, सुना है, बताओ फिर क्या डिफरेंस है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में। मोशन बना के जाती है,
प्रोजेक्टाइल में, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है वो, ठीक है। हाँ, क्रूज मिसाइल का जो रेंज होता है वो लो होता है। कभी आपने सुना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? क्योंकि कभी आपने ये सुना इंटर कॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल? हो ही नहीं सकती। क्रूज मिसाइल का रेंज छोटा होता है और वो हॉरिजॉन्टली जाएगा। आपने उसको एक बार लॉन्च कर दिया, वो टारगेट फिक्स कर दिया, वो हॉरिजॉन्टली जाएगा और इट विल डिस्ट्रॉय द टारगेट, ठीक। और जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली वो कैसे जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी चीज जा रही है, बचपन में जब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, है ना, टिग्नोमेट्री में, तो वहीं से आया था प्रोजेक्टाइल मोशन। और हमने 12th क्लास में ये सब पढ़ा था मैकेनिक्स में, ठीक है, कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। कभी आप वो फेंको, क्रिकेट खेला आपने और आप बॉल थ्रो करो, अगर आप बॉल हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं तो इतना डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक। बट आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक एंगल पे बॉल थ्रो करेंगे तो वो हमेशा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर अप करेगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफेंस में। देन एआई, आप ऑलरेडी जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या नहीं कर सकता, इट कैन डू एनीथिंग। आपका सीरी ये भी इसी का ही पार्ट है। आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल रोबोटिक्स का ही पार्ट है। साइब्रोम टेक्नोलॉजी इसी का पार्ट है, ठीक है। रोबोटिक्स में नैनो साइंसेस मतलब 1/10 पार्ट, ठीक है। जो एटम है उसका भी 1/10 1/100 पार्ट, हम लोग एटम हो ही नहीं देख पाते हैं, बट उसका भी 1/100 पार्ट है आपका नैनो पार्टिकल, ठीक। और नैनो पार्टिकल के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फुलरीन, ग्राफीन, ये सबको बनाने में, हम लोग ग्राफीन का डिज़ाइन करने में नैनो साइंसेस का यूज़ किया जाता है। और आजकल तो हर जगह हो रहा है, मेडिकल साइंस में भी हो रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट जो है अब हो सकता है, ऐसा नहीं किसी को कैंसर हो गया तो वो सीधा चला जाएगा, निपट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अब वी कैन क्योर बाय द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एंड बाय द हेल्प ऑफ नैनो साइंसेस, ठीक। और पर्टिकुलर पहले ऐसा होता था कि किसी को कैंसर हो गया और एक जगह है तो वो आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम लग जाता था, बट नाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ नैनो साइंसेस, ठीक है। तो ये हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे। देन बायोटेक्नोलॉजी, यू ऑल नो दैट वी आर सराउंडेड बाय बायोटेक्नोलॉजी, जैसे वैक्सीन, ठीक, वैक्सीन वगैरह, ये सब बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ दोनों में हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन, डीएनए आरएनए कैसे मॉडिफाई करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्लोनिंग करके आपका दूसरा पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, अल्टर ईगो जिसे कहते हैं। देन हम लोग क्लोनिंग और ये सब करके हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, आईवीएफ, ये सारा काम जो है बायोटेक्नोलॉजी में ये सब पढ़ेंगे हम लोग, रिसेंट डेवलपमेंट्स इसके साथ साथ। देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बेसिकली ये टॉपिक आईआर का भी है और यहाँ का भी है, ठीक है, कि हम लोग जो भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें, इंडिया के पास 4000 मेडिसिनल वर्क्स हैं, ठीक है, 4000 मेडिसिनल वर्क मीन्स इवन टर्मरिक, टर्मरिक के भी क्या है साइंटिफिक यूसेज हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है, नीम के कई बार इंडिया जो है पीछे रह जाता है, ब्रिटेन यूएसए ये ले जाके उसको क्या कर लेता है, पेटेंट कर लेता है कि हमारे यहाँ का, बट इट इज़ द नेचुरल नॉलेज ऑफ इंडिया, ठीक। तो इंडिया ने एक्चुअली क्या किया है, आईपीएल लगा के बहुत सारी स्टडीज़ में सारे जो चीज़ें हैं उनको ऑलरेडी पेटेंट करवा लिया। देर आर वेरियस यूसेज, वो दादी के नुस्खे वाला टाइप जो चीज़ है वो भी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को कवर अप करेंगे। देन पार्टिकल फिजिक्स में कभी आपने हिग्स बोसोन का नाम सुना है, सत्येंद्रनाथ बोस का नाम सुना है, जिन्होंने बोसोन पार्टिकल का डेवलपमेंट किया था, ठीक है, जिन्होंने आइंस्टीन का काम जो है वो सक्सेसफुल कर दिया था, मतलब वो धन्य हो गया था कि भाई साहब तुम पैदा हुए हो, ठीक। इंडिया में उनको वैल्यू नहीं मिल रही थी सत्येंद्रनाथ बोस को, ठीक है, और आइंस्टीन को उन्होंने लेटर लिखा, आइंस्टीन पढ़ के पागल बोला इसको बुलाओ, अभी तक कहाँ था, ठीक है। देन मिसलेनियस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स कि अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जो इनसे रिलेटेड हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसरो है, डीआरडीओ है, इन सब में किसका किसका योगदान रहा है, फेमस पर्सनालिटीज़ जो रही हैं अभी तक जिन्होंने साइंस में डेवलपमेंट या दिए हैं इन्वेंशन, उनके बारे में, और भी अलग अलग चीज़ें जो अभी
इस एग्जाम या अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट होगी, विल बी कवरिंग दैट थिंग. सो इट इज द होल सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस. तो ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे. आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भाई साहब पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, ठीक है. तो हाउ टू स्टडी वाला जो कॉलम है, देखो पहली क्लास है इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. अब हाउ टू स्टडी में सबसे पहला जो चीज़ आता है कि 9th एंड 10th एनसीईआरटी जो है वो आपको पढ़नी है, सो दैट यू कैन गेट दी बेसिक नॉलेज के लिए. आपका बेसिक नॉलेज अगर बन जाएगा तो आपको समझने में आसानी नहीं, मतलब आसानी हो जाएगी, नहीं मैं बोल रहा हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई साहब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, अगर आपको पता है, ठीक है, या आपको ये पता है कि इंडिया में कितने प्रकार के कोल पाए जाते हैं, ये कितने प्रकार के कोल होते हैं, या फ्यूल कितने प्रकार का होता है, या आपको ये पता है कि जो हम लोग लॉन्च व्हीकल्स हैं हमारे, या हमारे जो ऑर्बिट हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, ठीक, लियो मियो हियो ये सब क्या हैं. मतलब अभी आपने नहीं सुना होगा ना कि ये सब क्या है, तो अलग ही चीज बता रहा है भाई, लियो मियो और हियो, ठीक है. ये सब अर्थ ऑर्बिट है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट. तो एक कोई बोले लियो पढ़ा तुमने, तो आप लोग पता नहीं कौन सी चीज पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक सी चीज है. केपलर्स लॉ अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में फर्क मालूम है, ठीक, जो कि अभी नहीं मालूम होगा मुझे पता है, ठीक है, तो अगर आपको फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस मालूम है तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी. कहाँ पे? स्पेस साइंस में, ठीक. तो इसके लिए 9th एंड 10th की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है. आइसोटोप्स और आइसोबार्स में क्या डिफरेंस होता है, आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है. अगर ये सारी चीजें आपको पता है ढंग से तो आगे की चीजें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी. तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग 9th एंड 10th एनसीईआरटी, ठीक. अगर ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पढ़ना जरूरी है, इसको स्किप मत करिएगा, ठीक. इसके अलावा, ठीक, हम लोग क्लास में जो भी चीजें करेंगे वो आप नोट डाउन करते रहेंगे, और आपके क्लास नोट्स जो हैं इसके साथ साथ मैं बुक्स भी अभी बताऊंगा, बट अगर आप इन दो चीजों को कंबाइन कर लेते हैं प्लस जो भी करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं, द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है, शायद किसी दिन उसमें साइंस सेक्शन भी आता है, ठीक है, 2 पेजेस आते हैं वो साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. तो आप वहां से वो चीजें जो हैं अगर आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं, आज सिलेक्शन आप 2025 में ले रहे हैं तो करंट अफेयर चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये 3 चीजें यहाँ इतने से भी काम चल जाएगा, बिकॉज जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो क्लास का जो मॉड्यूल होगा बेसिक, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, बेसिक से लेके ऑब्वियसली एडवांस तक जाना है, ठीक, बिकॉज क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक्स और एडवांस दोनों को मिला के बनते हैं. यूपीएससी की यही खासियत है कि आप ये सोचो कि एडवांस एडवांस पढ़ लो, ठीक है, उन चीज़ों को पढ़ दो, रट लो, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं. आप सोचो कि एग्जाम निकल जाएगा तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक. तो बेसिक्स और एडवांस दोनों को क्लास में लेके चला जाएगा, और इस पे भरोसा रखिए कि ये होगा. बाकी अगर आपको बुक्स और मैगजीन्स की बात करनी है तो TMH टाटा मैग्रो हिल्स की बुक आती है साइंस के लिए, वो एज अ रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं. स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जो है उसकी भी साइंस की बुक आती है, आप चाहें तो ले सकते हैं. NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, अब पता नहीं इसकी बुक्स आती हैं कि नहीं आती हैं, नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलती हैं, ठीक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी या दिल्ली वगैरह से अगर आप मंगा सकते हैं. तो NBT की बुक्स एक्चुअली छोटी छोटी बुक्स आती हैं, एक टॉपिक में नैनो टेक्नोलॉजी की एक बुक आएगी, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपको रिसर्च नहीं करना है ना, तो ये सारी बुक्स जो हैं आप चाहो तो ले भी सकते हो और आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो. इसके साथ साथ अगर आपको मैगजीन कंबाइन करनी है, ठीक, तो योजना है, ठीक, और डाउन टू अर्थ. अब ये सारी चीज क्यों बता रहे हैं कि डाउन टू अर्थ और योजना आपको पढ़नी, सारे आर्टिकल्स मत पढ़िए, बट अगर लग रहा है कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो यू कैन स्टडी. क्यों? क्योंकि
आपको ऐसे भी तो लिखना है ना, एंड समटाइम्स एक या दो ऐसे ऐसे जरूर होते हैं जो साइंस से पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं रीसेंट डेवलपमेंट से उठा के आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे एक ऐसा टॉपिक होता है ना, थोड़ा सा इस पर टाइम लूंगा, जिसमें आपको फिलोसफी भी पूछेगा, ठीक, आपसे साइकोलॉजी भी पूछ लिया जाएगा, आपसे समाज शास्त्र मतलब सोशोलॉजी के टॉपिक्स भी पूछ लिए जाएंगे, पॉलिटिक्स भी पूछ लिया जाएगा, साइंस भी इन्वॉल्व होगा और हिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। बेसिकली जो पेपर होता है ऐसे का, वो ओवरऑल आपकी नॉलेज चेक करता है कि पर्टिकुलर हो सकता है कि किसी का साइंस अच्छा हो, किसी का हिस्ट्री अच्छा हो, बट ऐसे उसी का अच्छा हो सकता है जिसका सब अच्छा है, और अच्छा भी नहीं जिसका सारी चीजें एवरेज हैं, जिसको क्या है नॉलेज है बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि दबे आपने देखा ऐसे में बहुत नंबर नहीं मिलता कई बार। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने किसी का ऐसे चेक करके दिया था, फिलोसफी पे बेस्ड था वो, तो उसमें वो था कि सर कितने मार्क्स दोगे आप मेरे को, ठीक है 150 में से, मैं 150 में से मैं आपको 40 मार्क्स दूंगा बस। द पर्सन वॉज शॉक्ड कि सिर्फ 40 मार्क्स, मतलब 1000 वर्ड लिखे हैं मैंने अच्छे से गिन चुन के, 10 पेज भरे हुए हैं, ठीक, और आप कह रहे हो आप सिर्फ 40 मार्क्स दोगे। बिकॉज क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 1000-1200 वर्ड लिखने आप, पहले 200 वर्ड जो होते हैं उसमें आप बहुत अच्छा अच्छा लिखते हो, फिर उसके बाद के 200 वर्ड आप वो लिखते हो जो आपको पता है, आप वो नहीं लिखते हो जो पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो कहीं ना कहीं साइंस, ये वाली जो चीज आप पढ़ोगे ना, इट विल इफेक्ट यू इन योर जनरल अवेयरनेस एज वेल एज इन द एसेस। उसके बाद अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो, जब आप बैठोगे इंटरव्यूज के लिए, सो यू विल बी अ पर्सन हु हैज अ गुड ब्रेन ओवर हिज शोल्डर, ठीक, अगर आप ये सारी मैगजीन्स पढ़ते हो। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। राज्यसभा टेलीविजन का नाम सुना है? अभी तो उसका नाम चेंज कर दिया है ना, सनसेट टीवी हो गया है, ठीक है। तो सनसेट टीवी पे कई बार देयर आर डिस्कशंस एंड डिबेट्स बेस्ड ऑन रीसेंट टॉपिक्स। इसमें साइंस रिपोर्टर नाम का एक वो भी आता है, प्रोग्राम भी है, ठीक है। तो साइंस रिपोर्टर आप देख सकते हो क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, यू कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाइए, आप उसको सुन लीजिए, आपने क्लास में चीजें पढ़ी हैं तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली अगर ये जो मॉड्यूल है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 20 से 25 दिन में वी विल फिनिश इट, ठीक, इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है अपने को हार्डली 45 to 50 आवर्स चाहिए, ठीक है। और उसमें से इस 45-50 आवर्स आप देने के बाद पीटी में यू विल बी एबल टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो बट एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन, ठीक। एक दो क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होते हैं जिसमें आप भूल जाते हो या आपको फंसा दिया जाता है, ठीक। और मेंस में इजीली यू विल बी एबल टू राइट ऑल दी क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होता है तो लिखना सबको आता है, अगर आदत है लिखने की तो। प्रीलिम्स ज़्यादा डेडली होता है एज कंपेयर टू मेंस, लेकिन तैयारी हमेशा मेंस की जाती है, ठीक है। तो फॉर्म द फाउंडेशन टिल एडवांस हम लोग कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को, तो ये देख लीजिएगा। बट ये वाला पार्ट जो है प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस पार्ट, है ना, बाकी सब इग्नोर कर सकते हो, इन दोनों को इग्नोर मत करिएगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर आपको ये लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे और साइंस वाला सेक्शन हो जाएगा, विच इज टोल्ड बाय मैनी फैकल्टीज, और सारे स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि करंट अफेयर पढ़ लेंगे साइंस हो जाएगा, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बहुत बार आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा एंड आई विल प्रूफ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने से आप साइंस के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक। इस बार के पेपर में ही आज जाके देख लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, मतलब स्टैटिक नॉलेज है वो। अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूल का, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का नॉलेज है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ते हो, ये चीजें हो रही हैं, बस बात खत्म। गवर्नमेंट ने ये बोला है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये चीज, ये डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका टारगेट 2035 है, बात खत्म। बट वो प्रोसेस हो कैसे रहा है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें आप नहीं पढ़ रहे, ठीक। तो उसके लिए आपको क्या है, एक स्टैटिक नॉलेज होना जरूरी है, ठीक। तो अब अगर मैं वापस चलें और इस पे पढ़ें हम लोग और स्टार्ट करें, तो बेसिकली अगर साइंस को
हम लोग देखें तो ये अगर साइंस है, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी है, ठीक, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसे एप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके एक एप्लीकेशन को वो करते हैं तो बेसिकली जो होता है वो निकल के आता है एक डेवलप्ड सोसाइटी। तो वी कैन नॉट इग्नोर साइंस अगर हमको अपनी सोसाइटी को डेवलप करना, ठीक है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ दीज टू थिंग्स कैन लीड टू अ डेवलप सोसाइटी, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक। और जो भी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही हैं, ऑब्वियसली अब यूपीएससी के बाद अगर आप आ जाएं, क्योंकि अभी तक सिर्फ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बात हुई है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उसको चीज़ें पता हो कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम जीपीएस यूज़ करते हैं, तो जीपीएस वर्क कैसे करता है पता तो होना चाहिए। बोले वो बात अलग है कि आप बोलो हमसे क्या मतलब, हाँ, किसको? नहीं, मैं अभी पूछ नहीं रहा था, ठीक है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ वही नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी सैटेलाइट्स लगती हैं, सबका डेटा लेना पड़ता है हमको, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसमीटर में भेजते हैं, ठीक, रिस्पॉन्डर के पास भेजते हैं, तब जाके वो डेटा बनाया जाता है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए, है ना। और अगर ये चीज़ें पता है तो ऑब्वियसली वी विल बी अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी कंट्री। कहीं पे भी जाएंगे तो हम ऐसा नहीं होगा कि हम बुद्धू हैं, है ना, वो अंकल का टीवी डब्बा है, तो हम भी डब्बा नहीं होंगे, ठीक। हमें अगर नॉलेज है तो, ठीक। मोबाइल सब यूज़ करते हैं, बट देर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको पता है सारे एप्लीकेशंस मोबाइल के पता होते हैं, ठीक है। आप अभी एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें इंटरनेट पे बेस्ड है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। अगर आपको साइंस की नॉलेज है तो फाइनेंशियल लिटरेसी होगी ही होगी। आपने क्रिप्टो करेंसी सुना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुना। अब क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, लेकिन जो नहीं जानता उसको लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग है, क्रिप्टो करेंसी अलग है, ठीक है। और कुछ ऐसा को तो क्रिप्टो, अरे लाओ क्रिप्टो करेंसी दे दो, कहाँ से दे देगा? क्रिप्टो करेंसी आप किसी को दे नहीं सकते, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, आप उसको छू नहीं सकते, ठीक। वही एल्गोरिथम और ये सब की जो चीजें हैं वो बात है। तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन लिखिएगा। लिखिए दैट साइंस इज डिफाइंड एज any systematic and any systematic and empirical activity that that enhances the physical world knowledge, enhances the physical world knowledge, which produces the same results, which produces the same results under different conditions, under different conditions, different conditions। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा SNT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर फंडामेंटली altering the way altering the way people live, connect, communicate, transact, communicate, transact with profound effects, with profound effects on economic development,
ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे तो आज से 4-5 साल पहले कभी आपने सोचा था कि आप बिना पैसे के कहीं भी ट्रैवल कर सकते? बट टुडे इट इज पॉसिबल। बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए, है कि नहीं? हर जगह स्कैनर्स लगे हुए हैं, आप स्कैन करिए, कितना बड़ा अमाउंट भी आप भेज सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आज से 5 साल पहले शायद ये इमेजिनेबल नहीं था। 2016 में, सॉरी 5 साल, 2016 में जब हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके पहले कितने ऐसे लोग थे जो ऑनलाइन पेमेंट का यूज़ करते थे। यूजुअली हम तभी करते थे जब हमें फॉर्म भरना होता था, या फिर कोई रिजर्वेशन करवाना है तो वहाँ पे कार्ड का यूसेज होता था, कार्ड पेमेंट होता था। ऑनलाइन पेमेंट वाला जो सिस्टम है वो बहुत कम था। इवन इंटरनेट बैंकिंग भी लोग बहुत कम यूज़ किया करते थे। बट आज के टाइम पे आप देखिए, वी प्रिफर कि भैया ऑनलाइन पेमेंट ले लो ना, कैश नहीं प्रेफर करते। तो इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ना। इतने सारे पेमेंट गेटवे सिस्टम, स्विगी, जोमेटो, मतलब आप देख रहे हो कि आपका स्कूटर वाला कहाँ है, कितनी देर में आएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? जस्ट यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो गई है, वो उसका स्कूटर स्कूटर ही है, बाइक में चेंज नहीं हुआ जोमेटो वाले का, है ना। वो आपको एक एक चीज बता रहा है कि ये कहाँ है। इवन वो आपको यही बता रहा है कि आपके डोर स्टेप पे पहुंच चुका है, जस्ट बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने कंसाइनमेंट्स जो हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशन शेयर कर देते हैं लोगों को, लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, गूगल को सब नहीं पता है ना, ठीक। कई बार आप लोकेशन शेयर करते हैं, आगे वो गली में आगे रास्ता ही नहीं है, तो गूगल कह रहा है यही है, बस खत्म कहानी, ठीक है। तो डेवलपमेंट है, ठीक। कनेक्ट, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप वाया स्नैपचैट आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप स्ट्रीक बना रहे हैं, है कि नहीं, हर एक चीज़ का। नाउ एवरीबडी नोज, कोई भी पर्सन है उसको ये पता है कि आप दिन भर में क्या करते हो। आप यहाँ खाना खाते हो, यूजुअली आप कहाँ विजिट करते हो। इंस्टाग्राम पे आपका बिहेवियर पैटर्न भी किसी को भी समझ में आ सकता है ना। कई बार लोग आपकी प्रोफाइल को स्टॉक करते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार का इंसान है, ठीक। यू आर एबल टू कनेक्ट टू पीपल इजिली। पहले क्या होता था, फोन लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आप किसी को भी कहीं पे भी आप अपनी इमेजेस, वॉइस नोट, वीडियोस तुरंत शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जी रहे हैं, पहले क्या होता था कि लोग ठंड सर्दियों में लोग पानी गर्म करते थे गैस पे, चूल्हे पे, फिर इमर्शन रॉड आई, ठीक, उससे लोग करने, अब गीजर लग गया। पहले लोग गाने सुनने के लिए, आपने देखा एक टेप रिकॉर्डर आता था, उसका यूज करते, उसमें कैसेट डालते थे। फिर एक टाइम आया कि लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। एक टाइम आया जब सीडीज आने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आज किसी के घर में सीडी यूज होती है गाने सुनने के लिए? नहीं होता। किसका वो है? टेक्नोलॉजी का। बीच में एक आईपॉड जैसी चीज आई थी जिसपे लोग गाने सुनते थे, मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है फिलिप्स का, ठीक है। वो उस समय 2500 का खरीदा था, आज उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। आज हम अपने फोन पे गाने डाउनलोड करते हैं क्या? नो वन इज डाउनलोडिंग द सॉन्ग्स, एवरी वन इज लिसनिंग ऑन विंक, स्पॉटिफाई, या और कोई प्लेटफॉर्म, गाना.com या कुछ भी, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। स्पॉटिफाई को ये पता है कि इस इंसान को कैसे गाने पसंद है, वो आपको वैसे ही सजेशन देता है बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको ये पता है इसका ब्रेकअप होगी, इमोशनल सॉन्ग सुनाएगा, ठीक। टेक्नोलॉजी तो है। कुछ टाइम बाद, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, जब हम एक्सटेंडेड रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, यूज़ में आ जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आराम से आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी कि टीचर को अगर दिखाना है कि भाई साहब धरती ऐसे घूमती है, तो वहाँ पे इमेज बना सकता है आपके सामने, ठीक है। आप वर्चुअल रियलिटी क्या है, आप कहाँ जहाँ नहीं हो आप वहाँ पहुँच सकते हो, एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। ऑब्वियसली आप यहीं रहोगे, बट आपको लगेगा कि आप वहाँ हो, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। डिफेंस में हम देख रहे हैं, एक बटन दबाया सब कुछ खत्म, है कि नहीं। पाकिस्तान बोल कुछ भी करेगा तो इंडिया धमका सकता है ना पाकिस्तान को,
ठीक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा, पहले इतना पॉसिबल नहीं था, अब आप देखिए भोपाल में लाइट वगैरह कहाँ जाता है इतना, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी से भी लाइट डेवलप कर रहे हैं, देन हमारा विंड एनर्जी से भी कर रहे हैं, सोलर एनर्जी से भी कर रहे हैं। आप सोलर एनर्जी लगवा लीजिए, लाइट का बिल नहीं आएगा, है कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, आप देखिए कि कई बार लोग, आम जो है आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अरे आज के टाइम पे आईवीएफ के द्वारा आपको जैसा कस्टमाइज बच्चा भी मिल सकता है। हाँ, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली, है कि यस, कस्टमाइज, लिटरली कस्टमाइज। ये यूज है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। कस्टमाइज जैसा आपको चाहिए, दिमाग आइंस्टीन वाला चाहिए, ठीक है, हेल्थ उसके अंदर जीन्स ऐसे, एवरीथिंग, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपकी फिंगर्स, आपका स्किन कलर, एवरीथिंग जो भी है, ये किसकी वजह से है, क्रोमोसोम्स की वजह से। ठीक है, जो आपके मदर फादर के कंबाइंड क्रोमोसोम्स, उन्हीं की तो वजह से है, जैसा भी है, और सबके अलग अलग है। आपको लगता है कि सब एक है, बट एक है नहीं, है ना, हम सिमिलर हैं बट सेम नहीं है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो ऐसे जैसे आप किसी शॉप पे जाते होंगे ना, किसके यहाँ समोसे हैं, सारे समोसे तो सेम है, सेम नहीं होते हैं, दे आर सिमिलर। ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, सब दिखते हैं कि सब एक ही हैं, एक ही तरीके के हैं, सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। और वो जो डिफरेंस आ रहा है वो या तो डीएनए की वजह से आ रहा है, और डीएनए वही क्रोमोसोम का खेल है, तो उसको ऑल्टर कर देंगे अपन। अब माँ बाप को चाहिए इसकी आंखें ब्लू होनी चाहिए, हो जाएगी, पैसा लगेगा। ठीक, पहले ही होता था ना कि इस, पहले के जो लोग होते हैं इंडियन लोग, इस मुहूर्त में, आपने अभी रिसेंट सीरीज आई असुर, देखा है क्या, वो असुर असुर क्यों बन जाता है, उसके फादर ने कैलकुलेशन किया था कि इस टाइम पैदा होगा, बट वो उसके 2 दिन पहले ही पैदा हो जाता है, गलत नक्षत्र में पैदा हो जाता है, तो असुर बन जाता है। कभी आपने देखा ना कि कई बार लोग अर्ली डिलीवरी करवा लेते हैं बच्चे की, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है वो गलत है, भाद्रपात लग जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, तो अलग अलग चीजें हैं, तो लोग सोचते हैं कि पहले डिलीवरी करवा लो तो बच्चा अच्छा होगा। अब साइंस कह रहा है कि ठीक है, सब कुछ हो जाएगा भाई। इवन आप जब हम आईवीएफ पढ़ेंगे तो देर इज अ एग्जाम्पल जिसमें क्या है, माँ और बेटी के बीच में सिर्फ 1 साल का गैप है, उनकी एज में है, क्या क्या बोल रहे हो, बिकॉज यू कैन, बच्चे कैसे पैदा होंगे, ऑब्वियसली ओवा, व्हेन स्पर्म मीट्स ओवा, ऑब्वियसली अ जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। आपने क्या कर दिया, अपना ओवा जो है वो फ्रीज करवा दिया नाइट्रोजन लिक्विड में, वो बचा रहेगा। आप कभी आपको ऐसा हो कि मेरे जैसा इंसान आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद भी हो, तो आप क्या करिए, चीजों को फ्रीज करवा दीजिए, नाउ इट इज पॉसिबल, 200 साल बाद आप फिर से पैदा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नॉट एवरीथिंग, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है, ये एथिकल नहीं है, बिल्कुल एथिकल नहीं है, तो वो भी सारी एथिक्स भी तो पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये था कि जो आपने लिखा है उसका वो था कि आज जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत चेंज है। ठीक, ये बोर्ड यूज कर रहे हैं हम, आज से 3 साल पहले नहीं था, चौक और डस्टर या फिर मार्कर, उससे हम बढ़ रहे हैं। आजकल तो और इससे भी ज्यादा डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं जिसपे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे डिजिटल बोर्ड्स हैं जिसमें फैकल्टी सामने खड़ा है, देयर इज अ मिरर, आपको कोविड ओविड है तो आप छींको छाको तो उधर मेरे तक नहीं पहुंचेगा कुछ भी, मैं ऐसे लिखूंगा और आपको वैसे दिखेगा, सामने से चीजें सारी दिखती रहेंगी, टेक्नोलॉजी है। ठीक, एवरीथिंग जो भी है, अब ये बॉटल ही देख लो, ये भी टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो आगे लिखिएगा इसमें, दैट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ऑफ 21st century of 21st century are emerging from entirely new sectors, emerging from entirely new sectors based on microprocessors, based on microprocessors
telecommunication, microprocessors, telecommunication, biotechnology, and nanotechnology. And nanotechnology. Products are transforming business practices, across the economy, business practices across the economy, as well as the lives of all, who have access to their effects, बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल सा एग्जांपल है। लाइक आप जहाँ भी रहते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स आते हैं आपकी कॉलोनी में, हाँ, क्या आज भी वो चिल्लाता है? नहीं चिल्लाता। अब वो एक बार चिल्लाता, उसके पास स्पीकर रखा हुआ है, उसमें वो रिकॉर्ड कर लेता है और वही चलता रहता है। तो टेक्नोलॉजी है ना, ठीक। तो मतलब बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर ये नहीं होता तो शायद उसको बहुत दिक्कत, आप कई सारे ऐसे भी हैं जिनके पास शायद जिनको पता नहीं है या वो उनका यूसेज नहीं जानते, तो वैसे ही चिल्लाते रहते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा मन था कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी, बट फिर मुझे लगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए थोड़ा लेवल वाली चीज़ हो जाएगी, कि अभी थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस तो हो जाओ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो और बेसिकली इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी स्पेस साइंस में, तो मुझे लगा पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, एनर्जी, ठीक है। अब तो मेरे को बताया एनर्जी कितने प्रकार की होती है। बेसिक, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो भी उसी के अंडर आ गया। जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, काइनेटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत सारी है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जो बेसिकली डील करना है एनर्जी से, उसमें अगर हम लोग देखने के लिए चलें तो एनर्जी के बेसिक जो है वो दो पार्ट्स हैं, ठीक है। वन इज कैलोरी वैल्यू, ठीक, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? कैलोरी वैल्यू, आपने एक चॉकलेट खाया, वो चॉकलेट आपको कितना एनर्जी दे रहा है, वो क्या है, कैलोरी वैल्यू है, ठीक। आपकी बॉडी में कई बार आपने सुना अपने घर वालों से कि ये मत खाओ, इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, सुना है? आपकी बॉडी को नहीं पता कुछ, आपकी बॉडी को कुछ नहीं पता है कि मैं तासीर गर्म वाली चीज खा रहा हूँ या तासीर ठंडी वाली चीज खा रहा हूँ, ठीक है। आपकी बॉडी को ये पता है कि मैं फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन खा रही हूँ। उसको ये थोड़े पता है कि आप लौकी खा रहे हो, करेला खा रहे हो, क्या खा रहे हो, या आप चॉकलेट खा रहे हो। बॉडी डजंट नो दिस काइंड, बिकॉज बॉडी इज अ मशीन जो उस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक। आपकी बॉडी को इन सब चीजों की जरूरत है, ठीक। आपने फैट खाया तो बॉडी को ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो बॉडी को कम कैलोरीज मिलेंगी, एनर्जी कम मिलेगी। आपने प्रोटीन खाया तो एक बैलेंस मात्रा में आपको कैलोरी और एनर्जी मिलेगी, ठीक। और भी जैसे चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं, उसमें भी फैट है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, कैलोरीज ज़्यादा मिल रही हैं। फिर आप उसको बर्न करने के लिए जिम लगा लेते हो। तो कैलोरीज बर्न मतलब एक तो कैलोरी वैल्यू होती है, ठीक। दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एनर्जी की, ठीक। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, कि खाने पीने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम बात करें साइंस एंड टेक की, वो खाने पीने वाला जो भी सिस्टम है हम बायोटेक में देखेंगे, कैसे फूड को पैक किया जाता है, कैसे उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बेसिकली रिलेटेड है किससे, फ्यूल से,
ठीक है, ईंधन जो है, ठीक। अब ईंधन में आप देखते हैं आपका पेट्रोल है, ठीक है, और कोल है, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। अब कोल से भी एनर्जी मिलती है, पेट्रोल से भी एनर्जी मिलती है, बायोगैस जो है उससे भी एनर्जी मिल रही है। तो उनकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, कौन जो है, कौन सा प्रोडक्ट जो है, पेट्रोल या कोल, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको ज्यादा एनर्जी देगा, ठीक। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो आपको क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी देगा। तो बेसिक ये दो डिविजन्स होते हैं, ठीक। हमको, मैंने आपको पहले बता दिया, हमको इससे डील नहीं करना है, वी हैव टू डील विथ फ्यूल, ठीक। अब अगर हम फ्यूल पे जाएं, ठीक, तो कोई फ्यूल से पहले एनर्जी के और डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बाद हम फ्यूल पे जाएंगे। तो एनर्जी को हम चाहें तो और तरीके से तोड़ सकते हैं। एक हमारा क्या है, बेस्ड ऑन रिसोर्सेस। बेसिकली ये वाली जो चीज है ये क्या है, दिस इज पैरामीटर ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को कितने पैरामीटर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन रिसोर्सेस हमारे जो एनर्जी है उसके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। एक आपका क्या है, रिन्यूएबल, एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, which can cannot be renewed। रिन्यू कैसे होगा, सनलाइट रिन्यू हो जाती है, एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये दिस इज द राइट वर्ड, ठीक। दोज एनर्जीज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो ऐसा होगा एक दिन खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कौन कौन एग्जांपल दोगे आप, सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रो तो, हाँ, जियो ले सकते हैं हम, ओशियन एनर्जी ले सकते हैं, टाइडल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, टाइडल ना बोल के ओशियन एनर्जी बोले ज्यादा सही है, ठीक। विंड एनर्जी ले सकते हैं, एटसेट्रा, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारा किस में आ गया, रिन्यूएबल एनर्जीज में आ गया, ठीक। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज कौन सी होती हैं, विच आर एग्जॉस्टेबल, कि अगर हम इनको, इनका यूज करते रहेंगे, सो देयर विल बी अ टाइम जब ये क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक। इसमें क्या हो सकता है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक। देन उसके बाद और कुछ है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। न्यूक्लियर एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी एक टाइम के बाद। एलपीजी वो पेट्रोलियम ही तो है, वो भी तो एक लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़े है कि वो चलता ही जाएगा, ठीक है। तो वो भी एग्जॉस्टेबल है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी एग्जॉस्टेबल है तो आपका जो गैसियस फ्यूल है, गैसियस एनर्जी है, वो भी एग्जॉस्टेबल है, ठीक। तो ये एक डिवीजन ये हुआ। एक पैरामीटर और है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब बताना जरूरी है। कन्वेंशनल एनर्जीज कौन सी होती हैं, बताओ भाई। कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, हाँ, ओल्ड मेथड, या जो मेथड हमें नोन है, जो हम बार बार यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ना कन्वेंशनल मेथड। जैसे सॉल्विंग या मल्टीप्लिकेशन जो है, तो हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, अगर 24 × 14 करना है तो 24, उसके नीचे 14, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर ऐसे ऐसे एक एक करेंगे। तो वो क्या है, कन्वेंशनल मेथड, ठीक, नोन मेथड है, ठीक, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये बेसिक चीज से एक क्वेश्चन बन जाता जो 2017-16 में पूछा गया है कि एनी रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी अ कन्वेंशनल एनर्जी, हो सकता है क्या,
या इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ऑल द रिन्यूएबल एनर्जीज आर कन्वेंशनल एनर्जीज। क्या सही है ये? अरे भाई, सोलर एनर्जी कैसे कन्वेंशनल हो सकती है? तो नई टेक्नोलॉजी है, नया मेथड है ना, कन्वेंशनल कैसे हो सकता है? ठीक, अगर हम नॉन रिन्यूएबल में चले जाएं, कोल एंड ऑल, ठीक, पेट्रोलियम, देन न्यूक्लियर एनर्जी भी तो है इसमें। न्यूक्लियर एनर्जी क्या कन्वेंशनल हो सकता है? नहीं, नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेथड है इट इज न्यू। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, आपका गैसियस वाला जो हम लोग एलपीजी ये सब की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉन कन्वेंशनल थिंग्स। ठीक, इट फॉल अंडर दी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये आपसे कभी पूछेगा नहीं कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, बट एग्जाम्पल्स देके पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल जो कि क्या होगा, इनऑग्जस्टेबल, और नॉन रिन्यूएबल विच इज एग्जॉस्टेबल। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है कि हर जगह तो यूज नहीं हो पा रहा। हमारे घर में कितने लोग हैं जो सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं? आई थिंक सोसाइटी का 2%। ठीक, तो उसको हम कन्वेंशनल थोड़े बोल सकते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, तो ही यू विल बी एबल टू डेवलप दैट थिंग, अदरवाइज यू विल बी नॉट। ठीक, तो ये है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल नहीं है, जिससे हम यूज टू हैं, जिसके यूज में है वो कन्वेंशनल है, जिसके यूज में नहीं है, यूज टू नहीं है, वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आई? अभी तक तो कुछ है ही नहीं है ना? आगे बढ़े, चाहो तो आप जैसे लिखना की जरूरत है क्या इसमें? नहीं ना, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो बेसिक है। ठीक है, जब जहां लिखने की जरूरत होगी वो लिखवा दूंगा मैं। अगला हेडिंग डालिएगा, मतलब हेडिंग फ्यूल। फ्यूल, FUEL, फ्यूल। हाँ जी, अब मेरे को बताओ कितने टाइप ऑफ फ्यूल है इंडिया में हमारे पास? अरे बोलो भाई। बट उससे एनर्जी नहीं बनाते थे ना, ऐसा थोड़े करते थे कि पापड़ सुखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नेचुरल चीज है यार। वो एनर्जी कहाँ से होगी? वहां से कुछ एनर्जी बना रहे हो क्या आप? कि आपने पापड़ में एनर्जी दे दी, एक पापड़ खाओ फिर खाने की जरूरत ही नहीं साल भर। इस पे आओ। फ्यूल, टाइप ऑफ फ्यूल, कितने टाइप ऑफ फ्यूल होते हैं? फॉसिल, रिफाइंड ऑयल, वो फ्यूल। रिफाइनिंग ऑयल, ये कुछ भी बता रहे हो यार आप लोग। मैं फ्यूल पूछ रहा हूँ, ऑयल नहीं पूछ रहा हूँ। पेट्रोलियम है, कोल है, थर्मल, थर्मल तो एनर्जी हो गई ना, वो तो एनर्जी हो गया, उससे वो नहीं करती। CNG हो गया, हाँ। मीथेन, हाँ, मीथेन ले सकते हैं, बट उससे फ्यूल का नाम क्या है मीथेन? वो तो मीथेन तो गैस है। CNG है, अरे कोल है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, CNG है, LPG है, एंड हाइड्रोकार्बन फ्यूल या हाइड्रोजन फ्यूल है। बायोफ्यूल भी है हाइड्रोजन में, ये सारी इसमें आ गई। ठीक, अब बेसिकली अब इस जैसे मैं लिखूंगा ना, आप भी वैसे ही लिखना, ठीक है? सबसे पहले कोल, देन आफ्टर कोल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद LPG, देन CNG, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, आप चाहो तो आप वर्टिकल वे में लिख सकते हो, मैंने हॉरिजॉन्टल में लिख दिया, बट ऐसे ही लिखना, पहले कोल फिर ऐसे करके। अब आप मेरे को ज़्यादा बताओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कौन से फ्यूल से मिलेगी?
हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल्स। मतलब कहने का ये है कि दिस इज द मिनिमम टू मैक्सिमम वे, ठीक है। मिनिमम एनर्जी इज गिवन बाय द कोल, ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी विल बी गिवन बाय द हाइड्रोजन फ्यूल, ठीक है। देखो ये यहीं लिखा रहेगा ना, तो पहले समझ लेना। ये एक बात अगर आपके दिमाग से स्लिप हुई तो फिर आप आगे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और ये एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। हम आपसे पूछ लेगा कौन अरेंज दिस टाइप ऑफ फ्यूल अकॉर्डिंग टू देयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाइड्रोजन की ज्यादा है, सीएनजी की उससे कम, एलपीजी की उससे कम, पेट्रोलियम की उससे कम, और सबसे कम किसकी है? कोल की। बट कोल जो है 80% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल ओनली। अभी थोड़ा कम कर दिया है हमने, हम 80 से 60% पे आ रहे हैं, बट अभी भी 60% एनर्जी जो है हर जगह, मतलब एवरीवेयर जहाँ पे 60% एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है? कोल से, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी चीज और, ठीक, जो हम लोग कर रहे हैं, कोल कैसा फ्यूल है? सॉलिड, ठीक है। पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फ्यूल, ठीक। एंड ये जो तीनों चीजें हैं, दीज आर दी गैसियस फ्यूल। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? गैसियस फ्यूल की होती है। बट उसके लिए पता तो होना चाहिए कि एलपीजी, सीएनजी और आपका जो हाइड्रोजन है, दे आर गैसियस फ्यूल। हमारे यहाँ पे तो एलपीजी लोग दिमाग लगाते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड है ये, है कि नहीं? ठीक, तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैसियस है। अच्छा, रॉकेट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, जो प्रोपल्शन होता है उसमें हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? सॉलिड फ्यूल भी यूज करते हैं, लिक्विड फ्यूल भी यूज करते हैं। तो एनर्जी इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसका यूसेज है आपका स्पेस साइंस में, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको इतना? उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी? कोल की, ठीक है। इंडिया में या कोल कितने प्रकार के होते हैं? हम्म, ठीक। तो सबसे पहला आपने क्या बताया? एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा बिटुमिनस, थर्ड लिग्नाइट, और फोर्थ पीट, PEAT। दीज आर द 4 टाइप ऑफ कोल्स दैट आर फाउंड, ठीक है। अब आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मेरे पास वो है तो मैं बताते जा रहा हूँ। आप अलग से हेडिंग डालेंगे सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल के अंदर लिखेंगे कोल, ठीक है। और कोल के बाद लिखिएगा इतने प्रकार के कोल होते हैं। सबसे बढ़िया कोल कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग, ये जो क्यों कोल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन फ्यूल बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन फ्यूल बोला जा सकता है। तो कई बार ये भी पूछ देता है कि हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल्स जो हैं इंडिया में, उसमें फिर आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको यही सुनने में गड़बड़ हो जाता है कि फ्यूल और हाइड्रोकार्बन फ्यूल दोनों अलग अलग। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज एवरीवेयर, ठीक। अब एंथ्रेसाइड जो है, जैसा कि आपने मेरे को बताया कि ये एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कोल है, ठीक है। इंडिया में पाया जाता है, हाँ, बहुत कम अमाउंट, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, जो आप कह रहे हो कि अच्छा है ये बुरा है, हाउ यू आर सेइंग एंड व्हाई यू आर सेइंग कि एंथ्रेसाइड इज द बेस्ट कोल?
कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट सबसे पहला जो हमारा वो होगा वो है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक। तो कैलोरीफिक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, गड़बड़ कर दिया मैंने, इसको इधर लिख देते हैं। एंथ्रेसाइट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इट इज मोर देन 80%, ठीक है। और जो आपका पीट होता है उसकी होती है लेस देन 35%, ठीक है। वैसे इतने से काम चल जाएगा, बट बिटुमिनस जो है उसकी 50 से 80 के बीच में होती है, और लिग्नाइट जो होता है उसकी 35 to 50%। ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? एंथ्रेसाइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बेस्ट कार्बन और बेस्ट कोल फ्यूल या बेस्ट कोल बेसिकली। उसके बाद रिजल्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो रिजल्ट के बेसिस पे फिर कौन सा फ्यूल अच्छा होगा? यही। अच्छा, कोल जब बर्न होता है तो कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? कार्बन, ऑक्सीजन में तो बर्न होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये तीन गैसेस जो हैं वो इवॉल्व होती हैं, ठीक। और इसमें सबसे खतरनाक कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। ह्यूमन एज वेल एज एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, तीनों के लिए ही सल्फर डाइऑक्साइड जो जब हम कोल बर्न करते हैं तो उसमें जो सल्फर गैस निकलती है इट इज क्वाइट डेंजरस। कई बार सर्दियों में आपने सुना है कि लोगों ने सिगड़ी जलाई और सब लोग मर गए सुबह। इट जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इट कैन कॉज ब्लॉकेज इन द लंग्स। इसकी वजह से आप, हाँ, अच्छा ऐसा भी है, ये मेरे को नॉलेज नहीं था। ठीक, कौन थे? तो ये एमपीपीएससी का ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, एमपीपीएससी वाले पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी लंग्स वैसे ही थोड़ी हैवी होती, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी दैट इज प्रेजेंट एंड ऑल, ठीक। उसके बाद आप सल्फर, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद आप सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या कर देगा, आपके लंग्स को ब्लॉक कर देता है। इस प्लांट में क्या इफेक्ट होता है, प्लांट्स का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, और अगर प्लांट्स का क्लोरोफिल खत्म हो गया इसका मतलब प्लांट खत्म, क्योंकि अब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो उसको फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा उसका, ठीक है। कई बार आपने एक पेड़ लगाया, आपने सोचा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आम खाऊंगा, बट वो पेड़ जो है वो एक सर्टेन हाइट तक ग्रो हुआ, उसके बाद वो उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ना ही उसमें कुछ फ्रूट्स लग रहे हैं। वो यही है, और भी रीजंस हो सकते हैं, बट सल्फर डाइऑक्साइड भी उसको इसी तरीके से इफेक्ट करता है कि उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट कहीं मेंशन कर लीजिएगा, दैट बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूसेस थ्री CO2, SO2 and NO2. CO2 produces CO2 and SO2 and NO2, of which SO2 is very dangerous for human, animals as well as plants. अब नाउ अगर हम कोल पे चले तो बर्निंग एफिशिएंसी, अगर कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट की ज़्यादा है तो बर्निंग एफिशिएंसी भी इसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और मिनिमम किसकी होगी? पीट की, ठीक है। रिजल्ट पे हम लोग अगर बात करें, ठीक, और रिजल्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट रिजल्ट, तो रिजल्ट में हम तीन पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से? कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इट इज प्रोड्यूसिंग, ठीक है,
और जो बाय प्रोडक्ट है एशेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और स्मोक कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइड जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, एफिशिएंसी हाई है, तो वो ज़्यादा जलेगा। जब ज़्यादा जलेगा तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट एशेस वगैरह और स्मोक जो है वो कम होगा, ठीक। इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट एंड लेस स्मोक एंड एशेस, ठीक। कभी आप गाँव में रहे हो, गाँव में पहले, अभी भी कई जगह पे ऑर्गेनिक फूड के नाम पे लोग चूल्हे पे खाना बनवा देते हैं। अभी यहाँ शुरू हुआ है एमपी में, कभी जाइएगा, देयर इज अ ट्राइबल म्यूजियम, ठीक है। ट्राइबल म्यूजियम में ट्राइबल खाना आपको मिलेगा। तो वो वहाँ पे ट्राइबल लोगों को, उस लोग के लाया गया है, ठीक है, और वो लोग बैठ के खाना बनाएंगे और आप खा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली वो फूड 2000-2500 में दिया जाएगा आपको, इस नाम पे कि वो ट्राइबल फूड खा रहे हो आप, क्योंकि वो जो वहाँ से लेके आए उनको भी तो सैलरी देनी है, ठीक। तो कभी कभार खाना वाना तो आपने नहीं बनाया होगा, बट आपने आग जरूर जलाई होगी, ठीक। जब आप आग जला रहे हो तो अगर वुड जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी की है, सूखी है प्रॉपर, जरा भी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो आप ना फूंक मारो और जल जाएगी तुरंत, धुआं बहुत कम होगा। बट इफ देयर इज अ ह्यूमिडिटी और वो लकड़ी जो है वो गीली है, तो उसमें स्मोक ज्यादा होगा और उसमें राख भी ज्यादा बनेगी, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से जल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये ऐश जो है बनता है, इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं, फ्लाई ऐश जिसे कहते हैं, इसका बहुत यूसेज होता है, खासकर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। सीमेंट के साथ फ्लाई ऐश बना दो, बिल्डिंग बहुत कड़क बनेगी, मतलब वो टूटेगी कैसे, फ्लाई ऐश मिलाया गया है, ठीक। बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस जगह पे पीठ में, तो पीठ में चलेंगे तो हीट जो होगी वो सबसे लेस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बहुत ही कम, और स्मोक और एशेस जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। इंडिया में कौन से कोल पाए जाते हैं, तो इंडिया में ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा, लिग्नाइट एज वेल एज बिटुमिनस, ये दोनों कोल पाए जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता, इंडिया में एवरेज क्वालिटी ऑफ कोल इज फाउंड, ठीक है। ये हीट है, हीट, हीट लेस, स्मोक एंड एशेस मैक्सिमम, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू मिनिमम है तो हीट तो कम ही प्रोड्यूस करेगा ना, ठीक। बट ये एक जगह पे इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब आप आज घर जाएंगे और यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ भाई। अब मैं प्रॉपर वो क्वेश्चन तो आपको नहीं बता सकता, बट आप जरूर जाके देखिएगा, आप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो। डन। अरे बर्न नहीं किया है मतलब क्या होता है? अरे उस जगह पे नहीं जला, कहीं और से आ गया सल्फर, तो इफेक्ट तो करेगा ही ना, ऑक्सीजन तो है ही बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ऑब्वियसली, बट उतनी मात्रा में नहीं करेगा। अगर आप सल्फर, किसी कोई एक पौधा है उसी के पास आप कोयला जला रहे हैं जिसमें मैक्सिमम वो हो रहा है, तो ऑब्वियसली चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो इसमें वो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक, नहीं तो अगर ये मेरे दिमाग से स्किप कर जाता, ठीक है। लास्ट थिंग जो मैं क्वेश्चन बता रहा था उसमें, इंडिया में कौन सा पाया जाता है, बिटुमिनस और लिग्नाइट, सबसे ज्यादा बिटुमिनस एंड देन लिग्नाइट, ठीक है, दोनों। अब इंडिया में जो कोल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंडियन कोल्स प्रोड्यूस लेस SO2, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि उस क्वेश्चन में पूछा गया था और मैक्सिमम लोग जो है गलत करके आए थे। इंडियन कोल्स दे प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो एवरेज रहती है, तो इतना ज्यादा वो SO2 प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, ठीक, यही एडवांटेज है किसका, इंडियन कोल्स का। नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो हमको यहाँ से जाननी है, और
वो क्या है कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो कोल तो तब भी हुआ करता था, एनर्जी तो उसी से प्रोड्यूस होती है, ठीक। तो 1947 में जो इंडिया में जो कोल है वो कैसे अवेलेबल है, कोल ब्लॉक्स में, ठीक है। उस समय जो कोल ब्लॉक्स हुआ करते थे वो किस में थे, वो प्राइवेट हैंड्स में थे, ठीक है। और प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनका वो क्या होता है, बिजनेस मॉड्यूल प्रॉफिट बेस्ड, ठीक। कि उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक। जो गवर्नमेंट एंटिटी जैसे नवरत्न है, महानवरत्न है, ठीक है, महारत्न कंपनीज है, इसमें इनका क्या होता है, इनका मोटिव जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट मोटिव जो है वो डेवलपमेंट होता है, दूसरा मोटिव प्रॉफिट होता है। बट प्राइवेट एंटिटी का सबसे बड़ा पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस वो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉफिट ड्रिवन है और इंडिया में मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कोल से प्रोड्यूस की जा रही है, तो इट इज बैड फॉर कंट्री। तो डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा, और अगर डेवलपमेंट जो हो रहा है इट विल बी वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो देन केम अ लेडी हुज नेम वाज इंदिरा गांधी। 1973 में उन्होंने क्या किया, कोल ब्लॉक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया, या नेशनलाइजेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स, ठीक है। बेसिकली होता कब है, 1976 में, बट नेशनलाइजेशन एक्ट जो है वो 1973 में पास कर दिया गया था। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में बोली लगाई गई, बिडिंग की गई, और उसके हिसाब से फिर कोल ब्लॉक्स जो है वो दिए जाने लग गए। और उसमें गवर्नमेंट का जो शेयर, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का शेयर मैक्सिमम होगा। गवर्नमेंट विल हैव 51% ऑफ एंटिटी, बाकी 49% में कितने भी लोग हो सकते हैं, ठीक। दिस इज नेशनलाइजेशन। इंदिरा गांधी इज नोन फॉर सच थिंग्स। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, जैसे दो चीजें, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड नेशनलाइजेशन ऑफ ये कोल ब्लॉक्स, क्योंकि यही दो मेजर डेवलपमेंट, फाइनेंस और एनर्जी, ठीक है। अब यही चीज नहीं की जाती तो ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। और बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं किया जाता तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि लोग बोल रहे हैं हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं होगा। प्राइवेट बैंक्स में देखो मिनिमम लिमिट